हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु हियर। सो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें क्या क्या मेरा रूटीन था, कैसे कैसे मैंने एक्सरसाइजेस की या क्या क्या मैं खाती पीती थी और कौन कौन से प्रिकॉशंस मैंने लिए। साथ में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे क्या क्या सिम्टम्स फील होने शुरू हो गए थे, क्या क्या सिम्टम्स नहीं फील होते थे, क्या क्या मैंने खाने में जो प्रिकॉशंस लिए हैं और मैंने अपनी दवाइयाँ कैसे ली हैं, कैसे मैं डॉक्टर के जब चेकअप के लिए जाती थी तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मैं ध्यान रखती थी जो मुझे याद करके पूछनी है अच्छे से। तो ये सब मैंने बताया था। उसी सीरीज़ में आज मेरी दूसरी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 4th मंथ से 6th मंथ तक का हमारे जो 3 मंथ्स का पीरियड होता है उसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एक पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है। तो जितने भी मेजर सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के देखने के लिए मिलते हैं वो आपके 4th मंथ से ही स्टार्ट होते हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी सिम्टम्स फील होने लगते हैं, लेकिन मेरे केस में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे 3 मंथ्स तक कोई ऐसा मतलब बहुत ही बड़ा सा सिम्टम्स ऐसा कुछ नहीं फील हुआ था। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली जैसे किसी को नॉजिया होता है, मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग की सेंसेशन नहीं होती थी। तो सिर्फ एक गैस एंड ब्लॉटिंग के अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। या फिर स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और बाकी सारे सिम्टम्स और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके लिए आपको जो मेरी पहली वीडियो है माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो, वो आपको देखनी होगी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और आप चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी को। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ, सो जैसे कि 3rd मंथ तक आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव नॉट बीन फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट जैसे ही मैंने अपना 4th मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ तो एक रात लगभग ऐसे 8:30 बजे के करीब उस टाइम आई थिंक हल्की हल्की सर्दियाँ आ गई थी। तो मैं ऐसे अपनी क्विल्ट में बैठी हुई थी और अचानक से मुझे पैर के जो मेरे सोल होते हैं उन पर इचिंग फील हुई। मुझे लगा शायद सर्दी है, तो सर्दी में ड्राइनेस बहुत आ जाती है स्किन में और प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे भी आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो मुझे लगा शायद उसी वजह से है। तो मेरा फेवरेट एक कोको लोशन होता है वैसलीन का, मैंने वो अच्छे से लगाया, खूब अच्छे से उसकी लेयरिंग की, अप्लाई किया, अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया पैरों को और फिर से अपनी क्विल्ट में आके लेट गई। बट 5 मिनट के बाद ही मुझे और ज़ोर से इचिंग होने स्टार्ट हो गई और इस बार पैर के सोल के साथ साथ हील के पास, एंकल के पास, इवन मेरे काल्फ तक बहुत बुरी वाली इचिंग स्टार्ट हो गई। और जिस पे मैं जब जितना ज़्यादा उसको खुजली कर रही थी उतना ही ज़्यादा वो रेड होता जा रहा था और उसमें रैशेस बनते जा रहे थे। और वो रैशेस किस टाइप के थे, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा पित्त उछल जाता है, उस टाइप के मोटे मोटे रैशेस आपकी पूरी बॉडी पे उभर आते हैं। इसी तरह से मेरे पूरे उस पोर्शन पे, काल्फ तक मेरे पूरे पोर्शन पे लग के रैशेस होने स्टार्ट हो गए और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई। आई वॉज सो वरिड कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा शायद मैंने कोई गर्म कपड़ा पहन लिया होगा क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसे वार्म लोअर पहनती थी। तो मैंने फटाफट से उसको चेंज करके कॉटन का ट्राउज़र डाला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इचिंग में। इवन वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, धीरे धीरे वो थाइस तक आ गई, फिर टमी पे इचिंग होने लगी। अब नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं कि प्रेगनेंसी में इचिंग बहुत ही कॉमन है, बट अगर वो आपके टमी एरिया पे आती है, क्योंकि टमी एरिया हमारा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, तो स्किन स्ट्रेच होती है, या फिर ब्रेस्ट एरिया पे, क्योंकि ब्रेस्ट की जो आपकी ग्लैंड्स होती है मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती हैं, आपकी ब्रेस्ट बढ़ जाती है, तो वहाँ की स्किन भी जो स्ट्रेच होती है तो उस वजह से इचिंग होती है। लेकिन ऑल ओवर बॉडी इचिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में नहीं हो सकती, किसी किसी को हो सकती है। बट यहाँ मैं एक मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह की इचिंग प्रेगनेंसी में हो रही है तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इसको ये मान के ना चले कि कॉमन इचिंग है जो होती ही है, क्योंकि 50-50 चांसेस हैं कि ये इचिंग कॉमन भी हो सकती है, लेकिन ये इचिंग बहुत सारे केसेस में बहुत सीरियस भी हो सकती है। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड 11 o'clock ऑफिस से लौटे तो मैंने उन्हें देखा
और मुझे इतनी बुरी तरह से ईचिंग हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ आपको पता है कि इमोशनली बहुत ही हम ट्रोमेटिक हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो जैसे ही वो आए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी कि मुझे इतनी तेज़ ईचिंग हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो ही जस्ट कंसोल्ड मी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी कुछ और अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा बर्फ़ अप्लाई करके देखो, थोड़ा सा कोई एंटीबैक्टीरियल टैल्क अप्लाई करके देखो, मे भी कोई ऐसे स्वेटिंग से कोई प्रॉब्लम हो गई हो क्योंकि गर्म कपड़े पहन रहे हैं। और अभी सो जाते हैं और सुबह हम सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, जबकि मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था उस दिन का, बट बिकॉज ऑफ इमेंस इचिंग उन्होंने कहा कि नहीं, हम कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलेंगे और फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो ऐसे ही हमने किया। उस रात थोड़ी बहुत देर के लिए इचिंग शांत हुई, फिर हो गई, फिर मैं उठी, फिर मैंने इचिंग करी, फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ किया। इसी तरह से सोते जागते खैर वो रात निकल गई। सुबह 8 बजते ही हम लोग रेडी हो गए क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, सबसे पहले जाना है, ये क्या प्रॉब्लम हो गई। जब मैं रेडी हो रही थी, जब मैं नहा कर आई और मैंने अपने टमी एरिया को देखा, मेरे टमी एरिया पे इतने मोटे मोटे रैशेस हो गए थे एंड आई अगेन स्टार्टेड क्राइंग। मैं बहुत इमोशनल हो गई कि पता नहीं यार हुआ क्या है। इचिंग होती है ठीक है, बट ये जो रैशेस हो गए हैं। दूसरा, जब आपकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है ना, और आप मीन्स लाइक आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि सब कुछ नया नया होता है, आपको लगता है कि इस चीज़ से कोई हार्म ना हो जाए। सो मैंने भी जब वो रैश देखे, मेरा भी दिमाग बुरी तरह से घूम गया था कि ये क्या हो गया टमी पे। क्योंकि जब टमी पे कोई स्पेशली कोई प्रॉब्लम होती है ना, चाहे वो स्किन की, आपकी आउटर स्किन पर ही कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको यही डर लगता है कि कहीं बेबी को कोई हार्म ना हो गई है। तो मेरा भी कंसर्न नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कुछ भी हो, मुझे इचिंग नहीं चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में, प्लीज़ इसे ठीक करा दो। और बस हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पहले मुझे बोला कि ऐसे टाइम पे इचिंग हो जाती है, बट क्योंकि आपकी इचिंग बहुत सीवियर लग रही है और ये जो बुरी तरह से रैश हो गए हैं, तो इसकी वजह से हम एक टेस्ट कर लेते हैं। और मुझे अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्हें अगर ज़रा भी टेंशन थी किसी भी चीज़ की हुई, या उन्हें थोड़ा भी डर है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया, ना ही मेरे हस्बैंड से डिस्कस की, अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉब्लम बिल्कुल एकदम से श्योर हो जाए वो कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो वो कभी मुझे टेस्ट करने से पहले नहीं बताते थे कि मैं ये टेस्ट किस लिए कर रही हूँ। कभी भी उन्होंने मुझे अगर कोई सोनोग्राफी के लिए भेजा है जो रेगुलर सोनोग्राफी से अलग होती हैं, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे को ये डर है इसलिए नहीं, क्योंकि वो पूरी प्रेगनेंसी में मुझसे यही चाहती थी कि हाँ बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन स्ट्रेस का असर बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा पड़ता है प्रेगनेंसी पे। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि मैं एक नॉर्मल सा टेस्ट कर रही हूँ, पता कर लेते हैं कि इचिंग किस वजह से है। मैंने कहा ओके। तो उस टाइम पे मुझे याद है उन्होंने मेरी रिपोर्ट पे लिखा था ALP टेस्ट। घर आके मैंने उस टेस्ट को रीड किया गूगल पे, तो मुझे पता चला ALP टेस्ट होता है अल्कलाइन फॉस्फेटस। तो अल्कलाइन फॉस्फेटस टेस्ट क्यों होता है? हमारा लिवर एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बाइल जूस प्रोड्यूस करने में वो इतना ज़्यादा बाइल जूस प्रोड्यूस करने लगता है कि वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वो जो बाइल जूस होता है वो आपकी ब्लड में मिल जाता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में बहना शुरू हो जाता है। तो ये तभी होता है जब आपके ALP की जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होती है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ALP का टेस्ट काफ़ी बड़ा टेस्ट होता है, तो उसकी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब वो 2 से 3 दिन निकालने बहुत मुश्किल थे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि ALP टेस्ट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, और बस इतना ही। मैंने इसको डेप्थ में नहीं पढ़ा क्योंकि मैं भी वहाँ नहीं जाना चाह रही थी कि इतनी डेप्थ में मैं पढ़ूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर पर पूरा ट्रस्ट था। तो जब 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, उससे जो 3 दिन मेरे गए हैं वो इतने बुरे गए हैं कि मैं ना रात में सो पाई ना मैं दिन में सो पाई। एक और इस इचिंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी
कि जैसे जैसे शाम होती है आपकी इचिंग बढ़नी शुरू हो जाती है और रात में आपको बहुत गंदे वाली इचिंग होती है, बहुत बुरी तरह से। और जैसे जैसे सुबह के 5:30-6 बजते हैं उसमें थोड़ा आराम होना शुरू हो जाता है और लगभग सुबह के 10 बजे तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर से वही शाम के 5-5:30 बजे तक वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है और 9-9:30 बजे तक वो पूरी तरह से आपको जकड़ लेती है। तो ये सबसे बुरी चीज़ होती है इस इचिंग की कि ये आपको रात को सोने नहीं देती। खैर, ये 3 दिन मेरे जैसे तैसे निकले और डॉक्टर ने मुझे उन 3 दिनों के लिए हिमालय का एक मॉम स्पेशल बॉडी बटर दिया था कि अगर ज़्यादा इचिंग होती है तो तुम इसको लगाना। वो काफ़ी सूदिंग था, काफ़ी कूल सेंसेशन देता था इचिंग पे, बट लेट मी टेल यू वो इचिंग किसी भी चीज़ से बंद नहीं होती है। आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि चलो अब ठीक है, लेकिन वो फिर से शुरू हो जाती है। प्लस उस इचिंग में मैंने एक और चीज़ नोट करी कि जैसे हम कभी मच्छर ने बाइट कर लिया या कभी एंट बाइट हो गया, कुछ भी ऐसा कोई स्किन रैश हो गया, तो हम खुजली करते हैं, हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, एक मतलब सेंसेशन होती है, वो थोड़ी शांत हो जाती है। लेकिन इस इचिंग में क्या था कि मुझे कितना ज़्यादा इचिंग कर लूँ वो बंद नहीं होती थी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो इज़ लाइक जस्ट आई मीन आई केप्ट इचिंग लाइक अ मंकी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती थी। तो ये सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम थी कि इचिंग करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलती। खैर 3 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला ALP लेवल बहुत हाई है, इतना हाई नहीं जाना चाहिए लेकिन काफ़ी हाई है। मैंने कहा मैंने तो कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ तो नहीं मैं कहूँगी, काफ़ी रेयर कंडीशंस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को होती नहीं है, काफ़ी लोगों को हो जाती है। लेकिन इसमें तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे रूटीन का कोई लेना देना नहीं होता, ये इंटरनली होता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी में ही स्ट्राइक करता है और कभी ये प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अब सबसे पहला कंसर्न दिमाग में आता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने उस टाइम भी मुझे ये नहीं बोला कि बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी XYZ, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी इतना सब हम नहीं सोच रहे हैं और ना ही हमें इतना दूर जाना है, एक छोटा सा टेस्ट था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आई है अमाउंट में, मैं बस चाहती हूँ कि आपका एक अल्ट्रासाउंड ट्यूब है, आप वो करवा लीजिए। थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ क्योंकि मेरा एक अल्ट्रासाउंड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अगर ड्यू है तो शायद होता होगा क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको इतना तो नहीं पता होता कि आपके कितने अल्ट्रासाउंड होने हैं कि और आप अपने डॉक्टर को बिलीव करते हैं। तो मैंने कहा ओके, हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए चले गए। तो मुझे याद है मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जब मैं गई थी, मेरा 4th मंथ जस्ट ख़त्म ही होने वाला था, उस टाइम की ये बात है। तो अल्ट्रासाउंड वॉज नॉर्मल, बेबी की हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई इशू नहीं था उसमें। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि द सिचुएशन इज़ कॉल्ड IHC, दैट इज़ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस, और इसका बेबी पे बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर हम प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। तो अब दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था कि ये कैसे हो गया, इतना सब कुछ ध्यान रखते हुए, रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए, अच्छा रूटीन फॉलो करते हुए, डेली वॉक करना, प्लेंटी ऑफ वाटर मैं ले रही हूँ, नॉर्मली भी पानी बहुत पीती, प्रेगनेंसी में पता चला कि पानी का बहुत फ़ायदा था तो और ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर का बार बार यही कहना था कि आपके खाने पीने से इसका कुछ लेना देना नहीं होता है, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप में गिल्टी फील करना बंद करो कि ये मेरी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है, बहुत लोगों को भी होता है, लेकिन इससे प्रेगनेंसी टाइम में होता है और सिर्फ तब तक होता है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ठीक है, फिर मैं घर आई, घर आके काफ़ी चेक किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी किन किन लोगों को ये था, कुछ मॉम्स के एक्सपीरियंस लिए, तो सर्च करते करते तब मुझे इसकी सीवियरिटी का पता चला कि ये इतना सीरियस हो सकता है कि ये आपके बेबी को, आई डोंट वांट टू से, बट स्टिल बर्थ के चांसेस भी ये बढ़ा देता है। ये स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जब बच्चा या आपका फीटस डेवलप होना बंद हो जाता है वूम के अंदर, या आई एम नॉट यूजिंग दैट टर्म, आप लोग समझ रहे हैं। तो इसकी सिवियरिटी यही है कि ये स्टिल बर्थ भी आपको दे सकता है, प्लस
ये जब बच्चा अगर हो भी नॉर्मल हो जाता है पैदा, तो उसमें जॉन्डिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या आप ये कहें कि वो बर्थ से ही जॉन्डिस लेकर ही पैदा होता है। और तीसरी चीज़ ये कि इसकी वजह से कई बार बच्चे को जॉन्डिस से बचाने के लिए, या ये जो आपके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है इससे बचाने के लिए, कई बार हमें अर्ली इंडक्शन यानी कि बहुत जल्दी डिलीवरी करा देनी पड़ती है। कई बार 8 मंथ कंप्लीट होते ही 9th मंथ के पहले ही वीक में इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है। अब और डर लगने लगा, क्योंकि मैं वैसे इंटरनेट की चीज़ों पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन जो मॉम्स के एक्सपीरियंस होते हैं, जिन लोगों को ये हुआ है, जो लोग उस सफ़र किया है उस चीज़ के साथ में, उनको श्योरली बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। और कुछ लोगों की इमरजेंसी डिलीवरी हुई भी है, तो इस वजह से और डर लगने लगा। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे इचिंग के लिए एंटी एलर्जिक एलेग्रा टेबलेट्स दी थी, और अर्डिसोल के साथ यूटिलिव, वो मेरी प्रीनेटल्स के साथ ऐड हो गई थी, जो मुझे लेनी थी। डाइट में उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी कंट्रोल करोगी तो इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी दवाइयाँ ध्यान से लो। इचिंग हो तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने पे हो जाओ, क्योंकि तुमने देख लिया होगा इचिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि इचिंग आपकी स्किन में नहीं हो रही है, इचिंग आपके अंदर ब्लड स्ट्रीम में हो रही है, वहाँ तक आपकी खुजली नहीं पहुँच रही है, आप देखो जा रहे हो उसका असर वहाँ तक नहीं हो रहा है, तो बेकार में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एंटी एलर्जिक टैबलेट मुझे दिन में 2 बार बोली थी कि अगर रात में तो अच्छी नींद आ ही जाएगी, वो खुजली नहीं होगी, क्योंकि रेस्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं लाइन से 3-4 रातों से बिल्कुल नहीं सोई थी, इवन दिन में भी बहुत कम सोई थी, क्योंकि दिन में हम वैसे भी एक्टिव रहते हैं, घर का काम भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दिन में करने के लिए, तो दिन और प्लस दिन में आपको वो नींद कभी नहीं आती जो आप रात में सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये भी इफ़ेक्ट डालेगा बेबी पे, तो आप अपने मेडिकेशंस लीजिए और देखते हैं फिर क्या होता है। बट आई टेल यू, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ मैं मेडिकेशन पे रही टिल द डे ऑफ माई डिलीवरी। और जिस दिन गलती से भी मेरी कोई एंटी एलर्जिक या कोई यूटिलिव मेरी अगर टैबलेट छूट गई, तो उस दिन वो इचिंग उतनी ही ज़्यादा सीवियर हो गई, इतनी ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई कि फिर से मेरी पूरी रात खराब, पूरा दिन खराब। तो सिर्फ दवाइयों की वजह से ही वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है। उसके करीब 20 से 22 दिन बाद हमने दोबारा से टेस्ट कराया, एंड द रिपोर्ट वॉज शॉकिंग कि उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ था, इवन और ज़्यादा बढ़ के आया था। अब डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी हो गया कि यार दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयों का असर कुछ भी नहीं है, डाइट में भी कुछ ऐसा मैंने जैसे आपको बताया, जंक फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, मैं कुछ ऐसा खा ही नहीं रही थी जिससे लिवर में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं बिल्कुल हेल्दी डाइट फॉलो कर रही थी, तो इतनी ज़्यादा ये बढ़ क्यों रही है? तो डॉक्टर ने कहा कि बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ALP की जो आपकी अमाउंट है वो बढ़ेगा, वो कंट्रोल नहीं होने वाला किसी भी दवाई से, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का फेज़ है। जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे बाइल जूस प्रोडक्शन भी ग्रो कर रहा है। तो इसमें दवाइयाँ सिर्फ आपके बच्चे के और इस इन्फेक्शन के बीच में एक बैरियर का काम कर रही हैं। दवाइयाँ उस चीज़ को कम नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो डिलीवरी के डे पर ही अपने आप ख़त्म होगा। अभी कोई दवाई उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो जिससे जैसे रैश हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं इतनी इचिंग कर रही हूँ, जैसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो मेरी स्किन पे पूरी पे स्ट्रेच मार्क्स ना हो जाएं, इचिंग के मार्क्स ना हो जाए, स्क्रैच मार्क्स ना हो जाएं। तो मैंने कहा वैसे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इसके मार्क्स रहे हैं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बट फिर भी उन्होंने कहा कि सबसे बेटर है कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल लगाओ, और वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आप लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने निर्मल्स का कोकोनट ऑयल आता है वर्जिन, वो मैंने यूज़ किया थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे उसके, काफ़ी कूलिंग सेंसेशन देता है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल तब से लेकर अब तक मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेबी को समर में मैं जो मसाज दे रही हूँ वो भी मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल से ही दे रही हूँ। और इसके इफेक्ट इतने अच्छे हैं कि कूलिंग सेंसेशन भी देता है, और साथ में स्किन भी ग्लो करती है काफ़ी, जैसे समर में स्किन दाग पड़ जाती है। तो ऐसा रहा मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जैसे कि IX, ये जो इंट्राहेप्टिक कोलेस्टेसिस की जो प्रॉब्लम थी,
इस प्रॉब्लम ने डिलीवरी के डेट तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर को मैं एक हैप्पी ट्राइमेस्टर नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको ये बोलती हूँ प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आते हैं। किसी की प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ आते हैं, किसी के लिए कुछ आते हैं, आते ज़रूर है, लेकिन उनसे क्या होता है, आपको डील करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी का सीधा असर आपके बेबी की हेल्थ पर पड़ता है, प्लस उसकी हेल्थ पर अभी ही नहीं बाद में भी इस चीज़ का असर पड़ता है। उसका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर होता है। जैसे टाइम आप प्रेगनेंसी में गुजारेंगी, जैसी बुक्स आप पढ़ेंगी, जैसे मेडिटेशन आप करेंगी, जैसी चीज़ें आप देखेंगी, उसका सीधा असर उसके आगे के मेंटल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए अगर कुछ भी हो रहा है अपने डॉक्टर पर बिलीव कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम ठीक से नहीं सुन रही हैं या आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में आप एक और डॉक्टर का सजेशन ले सकते हैं, बिकॉज कोई भी अपनी बेबी के साथ और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मैं जितने भी पापाज हैं उनको बोलना चाहूँगी कि मेरी हमेशा से प्रेगनेंसी के टाइम पे बैकबोन मेरे हस्बैंड रहे हैं, और जब कभी मैं लूज़ हुई, जब कभी मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं होने वाला है, अब मैं इस इन्फेक्शन के आगे हार गई, अब मैं इस इचिंग के आगे हार गई, तो तब उन्होंने मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। सो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का वैसे ही फेज़ इतना बुरा होता है। कभी आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी आप रोने लग जाती है, ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, और ये मूड स्विंग्स आई टेल यू डिलीवरी के बाद भी काफ़ी टाइम तक आपके साथ चलने वाले हैं, जब तक स्पेशली आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। आपको नहीं पता होता आपको किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे फेज़ अभी बहुत रहेंगे, तो उन्हें समझें, उनकी हेल्थ को समझिए, उनकी बॉडी के इस टाइम जो नीड्स हैं उसको समझिए, और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दीजिए, जो कि इस टाइम पे सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद डे ऑफ डिलीवरी। सो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोगों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ अ बेबी केयर माय मदरहुड जर्नी, जिसमें मैं आपसे रोज़ की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है बेबी को लेकर, उसको मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मैंने क्या क्या सोल्यूशंस जो खुद से इमर्ज किए हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much.